Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Mukhtar, sociology teacher at Filler Form. So अभी हम लोग वेबर के कुछ कॉन्सेप्ट कर रहे थे। कल भी हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट वेबर से रिलेटेड क्लियर किए हैं। आज भी हम लोग वेबर से रिलेटेड कुछ जो कॉन्सेप्ट रह गए थे वो क्लियर करेंगे। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, अगर ले रहे हैं आपके फ्रेंड और रिलेटिव में, तो उनसे बोलिए ये रेफरल कोड यूज़ करें, उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वन मिनट। ठीक है, स्टार्ट कर। तो सबसे पहले आता है ये भी वेबर का कॉन्सेप्ट है, रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। एक मिनट में पेन से करता हूँ, उसके बाद start। तो ये भी वेबर का कॉन्सेप्ट है, रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। वॉइस क्लियर आ रही है? वन मिनट। The rationalization of society is a concept that was created by Max Weber. Rationalization refers to the process by which modern society has increasingly become concentric. एक तो रेशनलाइजेशन क्या है, ये वेबर का कॉन्सेप्ट है, वेबर ने ही इसको क्रिएट किया है। और इसका क्या मतलब होता है, मॉडर्न सोसाइटी में जो है ये रेशनलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच मॉडर्न सोसाइटी हैज इंक्रीजिंगली बिकम कॉन्सेंट्रेट। ठीक, तो रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसको लेकर जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बहुत ही कॉन्सर्न होती है, बहुत ही चिंतित होती है। ठीक,
वॉइस नहीं क्लियर आ रही। हेलो। हेलो, अब आ रही? आंसर फास्ट। अब आ रही क्लियर या नहीं? अभी भी नहीं क्लियर आ रही? क्या क्लियर आ रही है? रेशनलाइजेशन जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें रेशनलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, ये मैक्स वेबर का कहना था। ठीक। समाज का युक्तिकरण एक अवधारणा है जो मैक्स वेबर द्वारा बनाई गई। युक्तिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा आधुनिक समाज तेजी से चिंतित होता है। मतलब कि ये मैक्स वेबर ने इस प्रक्रिया को बनाया है, इस दिया है। और इसका मतलब ये है कि जो आधुनिक समाज है तो इसी रेशनलाइजेशन को ही समाज के युक्तिकरण को लेकर ही चिंतित होता है। ठीक। अब रेशनलाइजेशन होता क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो इसके चार टाइप्स होते हैं रेशनलाइजेशन में। रेशनलाइजेशन कहते हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है? जो सारी चीजें अगर रेशनल बेसिस पे हो। रेशनल बेसिस मतलब कि हर चीज के पीछे एक रीजन। ठीक। अब उस रीजन के बेसिस पे अगर पूरा सिस्टम चल रहा है सोसाइटी तो उसी को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। इसके चार पार्ट होते हैं रेशनलाइजेशन के: इफिशियंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, कैलकुलेबिलिटी और डिह्यूमनाइजेशन। ठीक। कैलकुलेबिलिटी और डिह्यूमनाइजेशन। ठीक। अ, अमानवीयकरण, गणनात्मकता, पूर्वानुमेयता या दक्षता। ठीक। तो सबसे पहले एफिशिएंसी क्या होती है ये हम लोग देखते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? बाकी लोग को आ रही है क्लियर या नहीं? क्लियर? वॉइस क्लियर है? ठीक है, वॉइस क्लियर है मेरी तरफ से। आप अपना वो देख लीजिए, नेटवर्क कनेक्शन देख लीजिए।
तो सबसे पहले आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स अचीविंग द मैक्सिमम रिजल्ट विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। ठीक, एफिशिएंसी क्या होती है कि किसी भी रिजल्ट के लिए आप जो है मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करते हो मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। कम एफर्ट के साथ अगर मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिल रहा है, कम काम करने पे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको, ठीक, उसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, दक्षता कहते हैं। न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, बहुत न्यूनतम प्रयास से जो है आप बहुत अधिकतम परिणाम प्राप्त करते हैं, तो उसको आपकी एफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक, तो ये रेशनलाइजेशन, जो सोसाइटी रेशनलाइज होती है, उसका एक फीचर होता है कि वो उस एफिशिएंसी उसके अंदर होती है। एफिशिएंसी मतलब कि बहुत कम इफर्ट में वो अच्छा रिजल्ट हासिल कर पाते हैं। ठीक, दूसरा है प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है? अ डिजायर टू प्रिडिक्ट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। और प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब कि आप एक डिजायर रखते हो कि क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्या होने वाला है, इसका प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये सोसाइटी के अंदर, अगर जो रेशनलाइज सोसाइटी होती है उसके अंदर जो है ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेती है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक, पूर्वानुमेयता, भविष्य में क्या होगी इसकी भविष्यवाणी करने की इच्छा। ठीक है, भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करने की इच्छा उस सोसाइटी में पाई जाती है जो रेशनलाइजेशन के बेस पे जो सोसाइटी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेबिलिटी, अ कंसर्न विद न्यूमेरिकल डाटा दैट इज स्टैटिक्स एंड स्कोरिंग। गणनात्मकता, संख्यात्मक डेटा यानी सांख्यिकी और स्कोरिंग से संबंधित चिंता। मतलब आप कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेबिलिटी मतलब किसी चीज़ को स्टैटिक बेस पे आप कैलकुलेट करना, किसी चीज़ को स्टैटिक्स के बेस पे आप कैलकुलेट जब करते हैं तो उसको कैलकुलेटेबिलिटी बोला जाता है, यानी कि गणनात्मकता बोला जाता है। ठीक, लास्ट वन इज डिह्यूमनाइजेशन, employing technology as a means to control human behavior। डिह्यूमनाइजेशन मतलब कि आप जो है टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं आप ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उसी को डिह्यूमनाइजेशन कहा जाता है, अमानवीकरण कहा जाता है। मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, करने के साधन के रूप में प्रौद्योगिकी को नियोजित करना। ठीक, तो मानव व्यवहार को नियंत्रण में रखने के लिए आप प्रौद्योगिकी के साधन को यूज करते हैं ताकि मानव व्यवहार को नियंत्रण में रखा जा सके। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, रेशनलाइजेशन के बेस पे होती हैं। रेशनलाइजेशन में ये चार चीज़ें पाई जाती हैं। पहला है एफिशिएंसी, दूसरा है प्रिडिक्टेबिलिटी, तीसरा है कैलकुलेबिलिटी और चौथा है डिह्यूमनाइजेशन। ठीक, अमानवीकरण, ऋणात्मकता और पूर्वानुमेयता और दक्षता। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आता है इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है रेशनलिटी। ठीक, तो रेशनलिटी क्या होती है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। रेशनलिटी, वेबर आर्ग्यूड दैट कैपिटलिज्म इज अ रेशनल सिस्टम इन द सेंस ऑफ बीइंग कैलकुलेटिव, एफिशिएंट, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। ठीक, तो ये देखिए ये सारे फीचर जो है वो रेशनलिटी के, रेशनलाइजेशन के थे। कि मतलब वेबर ने कहा कि कैपिटलिज्म जो है वो रेशनल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसका अगर सेंस ऑफ बीइंग कैलकुलेटिंग देखा जाए, मतलब वो कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करता है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, ये सब चीज़ें, इंक्रीजिंग प्रिडिक्टेबिलिटी एंड यूजिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ें यूज कर रहे हैं, इसी को रेशनलिटी कहा जाता है। अगर कोई भी सिस्टम इन सब चीज़ों को यूज कर रहा है, मतलब बीइंग कैलकुलेटिंग, एफिशिएंट होता है, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, इंक्रीजिंग प्रिडिक्टेबिलिटी एंड यूजिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को रेशनलिटी कहा जाता है। तर्क संगतता किसको कहा जाता है? वेबर का तर्क है कि गणनात्मक कुशल अनिश्चितता को कम करने, भविष्यवाणी करने में वृद्धि
और गैर मानव प्रौद्योगिकी की बढ़ती मात्रा का उपयोग करने के अर्थ में पूंजीवाद एक तर्क संगत प्रणाली है। तो वेबर ने पूंजीवाद को एक तर्क संगत प्रणाली कहा है। किस बेसिस पे कहा है? क्योंकि वो जो है ऋणात्मक है, कुशल है, अनिश्चितता है, अनिश्चितता को कम करने की क्षमता है उसके अंदर, भविष्यवाणी करने में वृद्धि कर सकता है जो पूंजीवाद समाज है, ठीक, और गैर मानव प्रौद्योगिकी की बढ़ती मात्रा का उपयोग करता है क्या करने के लिए? मानव के जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रण में रखने के लिए। इसीलिए जो पूंजीवाद है उसको मैक्स वेबर ने क्या कहा है कि ये तर्क संगत प्रणाली है, ठीक। अब टाइप्स ऑफ रेशनलिटी है, तो 4 टाइप की रेशनलिटी होती है। एक होती है प्रैक्टिकल, दूसरी होती है फॉर्मल, तीसरी सब्सटेंशियल एंड चौथी जो होती है वो थ्योरेटिकल होती है, ठीक। तो वन बाय वन हम देखेंगे क्या होता है ये। टाइप्स ऑफ रेशनलिटी, तर्क संगता के प्रकार। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर देयर आर 4 टाइप ऑफ रेशनलिटी। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग 4 टाइप की रेशनलिटी होती है, ठीक। वेबर के अनुसार तर्क संगता 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है प्रैक्टिकल। Practical rationality involves systematically deciding the best way to achieve a desired and based on what is practical, ठीक। जब आप जो है सिस्टमेटिकली डिसाइड करते हैं किसी चीज को कि क्या बेस्ट तरीका होगा, किसी भी एंड को, किसी भी गोल को हासिल करने के लिए क्या बेस्ट तरीका होगा, ठीक। हाँ, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रैक्टिकल। ऑन व्हाट इज प्रैक्टिकल, मतलब कि जो चीज प्रैक्टिकल हो, मतलब आप जो तरीका निकाल रहे हैं उस गोल को हासिल करने के लिए या जो डिजायर्ड एंड है उसको हासिल करने के लिए, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं। मतलब आप तो तरीका निकाल दे रहे हैं, पता चला वो तरीका ही प्रैक्टिकल नहीं, आप कर ही नहीं सकते, तो उसको प्रैक्टिकल रेशनलिटी नहीं कहेंगे। ऐसा तरीका होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, ठीक। तो प्रैक्टिकल को तभी उसको प्रैक्टिकल रेशनलिटी कहा जाएगा, ठीक। जैसे आपने अगर कह दिया कि मैं जो है 10 दिन के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई कर लूँ, तो आपका डिजायर है जेआरएफ क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना आपका डिजायर है, लेकिन ये आप अगर कह देते हैं कि 10 दिन के अंदर मैं निकालूंगा, तो ये प्रैक्टिकल रेशनलिटी के बेस पे नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा 10 दिन के अंदर। आप अगर 24 घंटे भी स्टडी करेंगे, 24 आवर भी स्टडी अगर आप करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो 24 घंटे भी आप स्टडी करते हैं तो आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल रेशनलिटी कहती है कि क्या बेस्ट तरीका है उसको डिसाइड करना, लेकिन वो जो बेस्ट तरीका है वो गोल हासिल करने के लिए क्या बेस्ट तरीका है उसको डिसाइड करना, लेकिन जो तरीका है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक। तो इसी को प्रैक्टिकल रेशनलिटी कहा जाता है। वेबर के अनुसार तर्क संगता 4 प्रकार की होती है। व्यवहारिक तर्क संगता में व्यवहारिक के आधार पर वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका व्यवस्थित रूप से तय करना शामिल है, ठीक। तो व्यवहारिक होना चाहिए जो भी तरीका आप चूज करते हैं लक्ष्य को हासिल करने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी व्यवहारिक तरीका है व्यवहारिक होना चाहिए, मतलब वो करने के काबिल होना चाहिए। और वो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसी को व्यवहारिक तर्क संगता कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है थ्योरेटिकल रेशनलिटी। थ्योरेटिकल रेशनलिटी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जब आप जो है वर्ल्ड को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं तो उसको थ्योरेटिकल रेशनलिटी कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? जो चीजें आप छू नहीं सकते हैं, जो आप देख नहीं सकते। एक थ्योरी होती है, थ्योरी को आप छू सकते हैं या देख सकते हैं? नहीं ना। थ्योरी जो है आपके माइंड में होती है, ठीक। लोगों के माइंड से ट्रांसफर होती है, एक लोगों से दूसरे लोगों में ट्रांसफर होती है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड पे होती है। आप ना किसी को दिखा सकते हैं, ना खुद देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं। तो जो चीजें छू नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो किसी को दिखा नहीं सकते, वो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो थ्योरेटिकल रेशनलिटी जो है वो
वर्ल्ड को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे समझती है, वर्ल्ड को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे समझती है। ठीक। सैद्धांतिक तर्क संहिता में अमूर्त अवधारणाओं के आधार पर के माध्यम से दुनिया को समझना शामिल है। अमूर्त अवधारणाएं क्या होती हैं? ऐसी अवधारणाएं जिनको आप न देख सकते हैं न किसी को दिखा सकते हैं, बल्कि ये आपके दिमाग में, आपके दिमाग में पहले से मौजूद होता है, या आप जो है कहीं से सीखते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में ही होता है। ठीक। तो ऐसी अवधारणाओं को अमूर्त अवधारणाएं कहा जाता है, और उस अवधारणा के बेस पे अगर आप दुनिया को समझते हैं तो आपका जो संहिता है वो सैद्धांतिक तर्क संहिता कहलाए। ठीक। इसके बाद आता है सब्सटेंटिव रेशनलिटी, ठोस तर्क संहिता। सब्सटेंटिव रेशनलिटी क्या होती है? इन्वॉल्व डिसाइडिंग द बेस्ट चॉइस ऑफ अ मींस टू एन एंड। ठीक। तो यहाँ पे भी सेम है, बेस्ट चॉइस, आप अच्छी चॉइस चूज करते हैं किसी भी गोल को हासिल करने के लिए, एज गाइडेड बाय ऑल योर कलेक्टिव वैल्यूज। लेकिन इसमें आपकी जो कलेक्टिव वैल्यूज होती हैं वो शामिल होती हैं। जैसी आपकी वैल्यू गाइड करती है वैसे आप उसके मीन्स को डिसाइड करते हैं। इन अदर वर्ड्स, यू आर अटेम्प्टिंग टू मेक योर सिस्टम ऑफ वैल्यूज एंड योर एक्शन कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। मतलब कि आप अपने वैल्यू के बेस पे, जो वैल्यूज हैं उस बेसिस पे आप जो है वो चीज़ें हासिल करते हैं, आप गोल अपना हासिल करते हैं, और वो गोल हासिल करने के लिए बेस्ट तरीका ढूंढते हैं जिसमें आपकी वैल्यू भी बरकरार रहे, तो उसको सब्सटेंटिव रेशनलिटी कहा जाता है। ठोस तर्कसंगता में आपके सभी सामूहिक मूल्यों द्वारा निर्देशित अंत के लिए साधन का सबसे अच्छा विकल्प तय करना शामिल है। मतलब कि आपके जो मूल्य हैं, सामूहिक मूल्य हैं, उस बेसिस पे आप जो है अगर साधन तय करते हैं किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? ठोस तर्कसंगता कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर आप ये देखा जाए तो आप अपने मूल्यों की प्रणाली और अपने कार्यों को एक दूसरे के अनुरूप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि आप अपने मूल्यों को और अपने कार्यों को एक दूसरे के अनुरूप, मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं बल्कि उसके अनुरूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ठोस तर्कसंगता कहा जाता है। जैसे आपकी वैल्यू है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक। आपकी अगर वैल्यू है या आपका मूल्य है कि चोरी नहीं करना चाहिए, सामूहिक मूल्य जो कलेक्टिव वैल्यूज है वो ये है कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए, आपको जो है पैसे कमाने हैं। मान लेते हैं 10 लाख रुपीज आपको कमाने हैं, 10 लाख रुपए आपको कमाना है। ठीक। तो आप चोरी से भी कमा सकते हैं, एक मीन आपका ये। ठीक। और दूसरा आपका मीन क्या हो सकता है कि मेहनत करके कमाना है। ठीक। तो ये आपके वैल्यू के बेस पे नहीं है, बल्कि ये आपके वैल्यू पे बेस है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ये पता है कि चोरी जो है आपके मूल्य में, आपकी वैल्यूज में नहीं आता है, इसीलिए आप मेहनत करके वो 10 लाख रुपए कमाएंगे। तो ये क्या हो गया? आपको तर्क तर्क ये ठोस तर्क संगता कहलाएगा, सब्सटेंसिव रेशनलिटी कहलाएगा। ठीक। नेक्स्ट आता है फॉर्मल रेशनलिटी। फॉर्मल रेशनलिटी इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइसेस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल रूल्स। जो यूनिवर्सल रूल होते हैं उस बेस पे आप कोई चॉइस अगर चूज करते हैं अपने एंड को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, तो उसको फॉर्मल रेशनलिटी कहा जाता है। रेगुलेशन एंड द लार्जर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ योर सोसाइटी। ठीक। कॉमन रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, या जो आपका लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी होता है, उस बेस पे अगर आप एक एंड को पाने के लिए तरीका ढूंढते हैं तो उसको फॉर्मल रेशनलिटी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग और क्वांटिफाइंग द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स टू एन एंड। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है किसी भी एंड को पाने के लिए, किसी भी गोल को पाने के लिए? आप जब उस तरीके को कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, तो उसी तरीके को, और वो तरीका आपका किसके बेस पे होगा? यूनिवर्सल रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे होगा, और आपके लार्जर सोशल स्ट्रक्चर के बेस पे होगा। इसको फॉर्मल रेशनलिटी कहा जाता है। औपचारिक तर्क संगता में
सार्वभौमिक नियमों, विनियमों और आपके समाज की बड़ी सामाजिक संरचना के आधार पर चुनाव करना शामिल है। तो आप जो तरीका, जो रास्ता जो चूज करते हैं वो किस पे, सार्वभौमिक नियमों, विनियमों और अपने समाज की बड़ी सामाजिक संरचना के बेस पे आप करते हैं। इसमें अंत तक सबसे कुशल साधनों की गणना या मात्रा निर्धारित करना शामिल है। मतलब कि आप जो है अंत पाने के लिए, अपना गोल हासिल करने के लिए, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे कुशल साधनों की गणना करते हैं या मात्रा करते हैं, मतलब उसको डिसाइड करते हैं, निर्धारित करना शामिल है। ठीक। तो ये हो गया 4 टाइप्स ऑफ रेशनलिटी। होप आपको समझ में आया होगा 4 टाइप्स ऑफ रेशनलिटी क्या क्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलीजन, यानी कि धर्म। रिलीजन के बारे में मैक्स वेबर ने क्या बात की है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो रिलीजन के उसमें आता है वो ये आता है कि मैक्स वेबर ने 6 टाइप के रिलीजन की स्टडी की है। ठीक। वो 6 टाइप के रिलीजन की स्टडी कौन कौन से किया है, कौन कौन से रिलीजन की स्टडी उन्होंने किया है। तो सबसे पहले हिंदुइज्म की स्टडी उन्होंने की है, इस्लाम की है, क्रिश्चियनिटी की है, बुद्धिज्म की है, ताओइज्म की है, कन्फ्यूशियनिज्म की है और जुडाइज्म। तो ये 6 रिलीजन आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि किन किन 6 रिलीजन की स्टडी जो है वो मैक्स वेबर ने किया है। ठीक। 6 धर्मों का अध्ययन किया है मैक्स वेबर ने। कौन कौन से धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद और कन्फ्यूशियवाद और यहूदी धर्म, इन सब की स्टडी उन्होंने किया है। ये धर्म आपको याद रखने हैं, ये रिलीजन आपको याद रखने हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि किन 6 रिलीजनों की स्टडी जो है वो मैक्स वेबर ने की है। रिलीजन लीड्स इकोनॉमी, और उन्होंने उनका मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ये कहते हैं कि रिलीजन के बेस पे ही इकोनॉमी होती है। अभी हम लोग जब मार्क्स को पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो यूट्यूब पे पढ़े थे ना, मार्क्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को हमने यूट्यूब पे पढ़ा था। मार्क्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को हमने यूट्यूब पे पढ़ा था, जिसमें जो है मार्क्स ये कहते हैं कि जो इकोनॉमी है वो डिसाइड करती है बाकी बाकी जो है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को। एक जैसी इकोनॉमी होगी वैसा रिलीजन होगा। लेकिन मैक्स वेबर इसके विपरीत क्या बोलते हैं कि रिलीजन लीड्स इकोनॉमी, मतलब कि रिलीजन की इकोनॉमी को लीड करता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में कि कैसे रिलीजन लीड करता है इकोनॉमी। रिलीजन लीड्स इकोनॉमी, ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। मैक्स वेबर ने कहा है कि रिलीजन ही इकोनॉमी को लीड करता है। धर्म प्रधान अर्थव्यवस्था, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें धर्म का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा मतलब क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोल, जो भी हिंदी में कहते हैं उसको, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक। नेक्स्ट है हिंदुइज्म, अदर आउटर वर्ल्डली एसेटिसिज्म। ठीक। तो इनर वर्ल्डली, आउटर वर्ल्डली एसेटिसिज्म क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक। तो इनर वर्ल्डली जो होता है, मतलब कि आप ये मानते हैं कि जो आपका कर्म है उसका फल, जो भी आप करते हैं, जो भी आपका रोल है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको इसी दुनिया में मिल जाएगा। तो उसको इनर वर्ल्डली एसेटिसिज्म कहा जाता है। ठीक। और ऐसे धर्म जिसमें ये माना जाता है कि आप जो है जो कर्म कर रहे हैं उसका, उस कर्म का जो फल है, उसका जो रिजल्ट होगा वो आपके मरने के बाद मिलेगा, तो उसको आउटर वर्ल्डली एसेटिसिज्म कहा जाता है। तो हिंदुइज्म में ये माना जाता है कि आपके मरने के बाद आपके जो कर्म है, जो पाप है, उन सब का रिजल्ट जो है वो आपके मरने के बाद मिलेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म जो है वो बिलीव करता है अदर वर्ल्डली एसेटिसिज्म पे। इसीलिए जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमी पे फोकस नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मतलब बस इस दुनिया में जो भी है
अभी जो चीज़ें हैं उन मतलब थोड़ा बहुत कमा लें, अपनी ज़िंदगी गुजार लें, बस उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि हमको अभी इसके बाद की दुनिया में हम अगर स्वर्ग में जाएंगे तो हमको बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। हमको लग्जरी लाइफ वहाँ पे जीना है, बल्कि यहाँ पे नहीं जीना है। यहाँ पे हम तपस्या कर लेंगे तभी चलेगा। यही चीज़ इस्लाम में भी है। ठीक, तो ये दोनों रिलीजन क्या है, आउटर वर्ल्डली एसेटिज्म को मानते हैं। तो हिंदुइज्म अदर और आउटर वर्ल्डली एसेटिज्म पे बिलीव करता है, इसीलिए हिंदुइज्म में उतना कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता। ठीक, कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं मिलता है हिंदुइज्म से। हिंदू धर्म अन्न या बाहरी सांसारिक तपस्या, मतलब कि तो ये मानते हैं कि जो है हमको जो सांसारिक तपस्या है उसका जो रिजल्ट है वो बाद में मिलेगा, उसका जो फल है वो बाद में मिलेगा। ठीक, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं जीते हैं, बल्कि वो सोचते हैं अगर हम यहाँ पे तपस्या काटेंगे तो स्वर्ग में हमको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या दूसरे जन्म में जो है हमको एक अच्छे अच्छे मतलब प्राणी में जन्म होगा हमारा। इस तरह से हिंदू धर्म जो है वो बाहरी या सांसारिक तपस्या पर बिलीव करता है। क्रिश्चियनिटी और कैल्विनिज्म दिस इनर वर्ल्डली एसेटिज्म, जो क्रिश्चियनिटी है या कैल्विनिज्म है वो ये बिलीव करता है कि जो भी हमारे कर्म होंगे वो हमको इसी में मिलेंगे, बाद में कुछ नहीं होने वाला, जो है सब यही है। ठीक, इसीलिए वो अभी से जो है लग्जरियस लाइफ मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ये शो करने के लिए कि उनको जो है फल मिल रहा है। उनको अभी हम लोग जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर समझ में आएगा। तो ईसाई धर्म या कैल्विनवाद ये आंतरिक सांसारिक तपस्या पर बिलीव करते हैं। तो दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है, एक ये याद करना है कि हिंदुइज्म जो है वो अदर वर्ल्डली एसेटिसिज्म पे बिलीव करता है, हिंदू धर्म अन्य या बाहरी सांसारिक तपस्या पे बिलीव करता है। क्रिश्चियनिटी और कैल्विनिज्म दिस और इनर वर्ल्डली एसेटिसिज्म पे बिलीव करते हैं। ईसाई धर्म या कैल्विनवाद ये और या आंतरिक सांसारिक तपस्या पे बिलीव करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद का संबंध। तो इथिक्स किसको कहते हैं? इथिक्स कहते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट है उनका क्या इथिक्स है, मतलब इथिक्स मतलब कि क्या नैतिकता है। नैतिकता मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें क्या है आपकी इथिक्स में आ जाती है। टाइम इज मनी, तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में सबसे पहला जो मैक्स वेबर ने बताया है वो क्या है? टाइम इज मनी, मनी बिगेट्स मनी। तो प्रोटेस्टेंट क्या बिलीव करते थे कि टाइम जो है वो मनी है, अभी जो वक्त है वही पैसा है, मनी बिगेट्स मनी, और पैसे से ही पैसा बनता है। समय पैसा है, पैसे से पैसा बनता है। ठीक, दे बिलीव इन प्री डेस्टिनेशन, ये प्री डेस्टिनेशन पे बिलीव करते हैं। प्री डेस्टिनेशन किसको कहते हैं? ये पूर्व निर्धारण में विश्वास करते हैं। पूर्व निर्धारण क्या है? ठीक, हम क्या बिलीव करते हैं, या जो हिंदुइज्म जो इस्लाम है वो क्या बिलीव करता है? अभी जो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। ठीक, मतलब क्या, आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा। लेकिन ये प्री डेस्टिनेशन यानी कि पूर्व निर्धारण पे बिलीव करते हैं, मतलब कि पहले से आप क्या आपकी जिंदगी कैसी होगी ये पहले से डिसाइड हो चुका है, पहले से कहीं पे लिख के रखा हुआ है। ठीक, पहले से सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं और आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितना आपकी किस्मत में लिख के आए। ठीक, आपको उतना ही आपका जो आपकी जो डेस्टिनेशन है, मतलब जितना पैसा आपके नाम पे लिख दिया गया है उतना ही कमा सकते हैं, जितना लग्जरियस लाइफ आपके नाम पे लिख दी गई है उतना ही आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ये इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो ये प्री डेस्टिनेशन पे बिलीव करते हैं, पूर्व निर्धारण पे बिलीव करते हैं। ठीक, मनी प्रोडक्शन इज एन एंड इन इटसेल्फ। ठीक, वो ज़्यादातर जो है मनी प्रोडक्शन को एंड मानते हैं, मतलब कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को वो जो है एंड मानते हैं। मतलब कि आप आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा
उतना जो है आप जो है बहुत ज़्यादा, उतना आप रिलीजियस माने जाएंगे, उतना आप माने जाएंगे कि गॉड जो है आपसे खुश है। ठीक, तो आपका डेस्टिनेशन अच्छा है, ठीक, आपका डेस्टिनेशन अच्छा है, ये प्रूव करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसा ये कमाते हैं प्रोटेस्टेंट, बल्कि वो सिर्फ पैसा, पैसे से पैसा बनाते हैं और ये मानते हैं कि आप एक पैसा प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, वही आपका एंड है। मतलब उस पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पैसा प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। मुद्रा उत्पादन अपने आप में एक मुद्रा का आप उत्पादन करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आप अपने ऊपर खर्च करें, और जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हों, बहुत ही फैसिलिटी वाली जिंदगी आप जी रहे हो। ऐसा ये प्रोटेस्टेंट नहीं बिलीव करते थे, बल्कि ये बिलीव करते थे कि हमको मुद्रा का उत्पादन करना है और यही जो है इसका अंत है। ठीक, मुद्रा उत्पादन क्यों करना है? क्योंकि आपको शो करना है, लोगों को बताना है कि आप जो है गॉड के जो अच्छे फॉलोअर हैं उनमें से आते हैं, क्योंकि जो गॉड के अच्छे फॉलोअर होंगे उनकी प्रेडिस्टिनेशन भी अच्छी होगी। और प्रेडिस्टिनेशन अच्छी कैसे होगी? मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप इसीलिए कमाते हैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। जिनके पास पैसा नहीं है उसको ये माना जाता है कि गॉड जो है उनसे खुश नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है थियोडिसी। थियोडिसी क्या होता है? ये भी बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का। तो थियोडिसी में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है विंडिकेशन ऑफ गॉड। विंडिकेशन ऑफ गॉड, थियोडिसी मतलब ही होता है विंडिकेशन ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रतिज्ञा। मतलब ईश्वर को पहचानना, उसको जानना कि क्या गॉड क्या है। It is to answer the question of why a good God permits the manifestation of evils, thus resolving the issue of the problem of evil. ईश्वर की प्रतिज्ञा, ये इस सवाल का जवाब देने के लिए कि एक अच्छा भगवान बुराई की अभिव्यक्ति की अनुमति क्यों देता है। ठीक, मतलब कि बुराई को, आपसे कोई इविल हो गया, उसको आप जो है एक्सेप्ट करिए और उससे माफी मांग सकते हैं। ठीक, तो ये एक अच्छा गॉड क्यों परमिट करता है, यही होता है विंडिकेशन ऑफ गॉड। इस सवाल का जवाब देना कि मतलब गॉड जो है कि क्यों लोगों को मौका देता है अपने मतलब जो कर्म है, जो पाप है, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए आप माफी मांग सकते हैं। ठीक, बुराई की अभिव्यक्ति की अनुमति क्यों देता है? इस प्रकार बुराई की समस्या का समाधान करता है। और सोटेरियोलॉजी किसको कहते हैं? वेज ऑफ सॉल्वेशन। तो थियोडिसी मतलब ये है कि आप ये बिलीव करना कि गॉड जो है आपको क्यों परमिशन देता है सॉल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए आपको गॉड क्यों परमिशन देता है। मोक्ष कब करते हैं? आपसे कोई जब पाप हो जाता है तो आप उसको धुलवाने के लिए मोक्ष करेंगे, या मतलब आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई इविल हो जाता है, तो उसको उसकी माफी के लिए आप जो है गॉड के सामने प्रतिज्ञा करते हैं। मतलब गॉड से मांगते हैं कि जो भी गलती हुई है वो मतलब माफ कर दें उसको। ठीक, तो ये क्या है? विंडिकेशन ऑफ गॉड में यही है कि आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि मतलब एक अच्छा गॉड क्यों इस चीज को परमिट करता है। ठीक, इसी को थियोडिसी कहा जाता है, सोटेरियोलॉजी कहा जाता है। क्या क्या तरीके हैं सॉल्वेशन के? सॉल्वेशन के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप जब किसी के पास जाते हैं, साधु संत या मौलवी मौलाना के पास जाते हैं, तो वो तरीका बताते हैं कि अच्छा ठीक है, ये आपसे आपसे ये गुनाह हो गया, ये पाप हो गया, तो ये तरीके हैं, आप इससे जो है माफी मांग सकते हैं। तो उसी को सोटेरियोलॉजी कहा जाता है, मोक्ष के तरीके। ठीक, मोक्ष के तरीकों को सोटेरियोलॉजी कहा जाता है। और थियोडिसी क्या है? उस क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों जो गुड गॉड होते हैं, जो अच्छे भगवान होते हैं, वो जो गलतियां होती हैं, जो पाप होते हैं, उनसे मोक्ष की अनुमति देता है। ठीक, और क्यों इस तरह से ये जो गुनाह या जो इविल की, जो बुराई की, जो इविल की प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने का एक तरीका बताता है। ठीक, और जो तरीके हैं किसी भी सॉल्वेशन के लिए, किसी भी मोक्ष के लिए, वो क्या है? उसको क्या कहा जाता है? सोटेरियोलॉजी कहा जाता है। तो थियोडिसी और सोटेरियोलॉजी समझ में आ गया क्या होता है। इससे ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन में आपके होते हैं, तो बहुत डीप में मैंने इसलिए नहीं लिखा कि आपको बस ये समझ में आ जाए कि क्या होती है।
तो थ्योरेसी क्या होती है? सोटेरियोलॉजी। तो जब भी आपसे सोटेरियोलॉजी पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि इट इज अ वे ऑफ सॉल्वेशन, मोक्ष का तरीका, ये एक मोक्ष का तरीका है। ठीक, नेक्स्ट आता है फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून एनालिसिस, भाग्य और दुर्भाग्य विश्लेषण। तो फॉर्चून और मिसफॉर्चून एनालिसिस, भाग्य और दुर्भाग्य विश्लेषण क्या होता है देखते हैं लोग। Theodicies of misfortune tend to believe that wealth and other manifestation of privilege are indication of or sign of evil। ठीक, तो थ्योडिसीज ऑफ मिसफॉर्चून ये मानते हैं कि आपके पास जो वेल्थ है, जो आपके पास जो है प्रिविलेज है, वेल्थ है, मतलब कि आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा है, ये क्या है? एक साइन है कि आप जो है पापी हैं। ठीक, आप जब पापी होते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा वेल्थ होता है, बहुत ज्यादा प्रिविलेज होता है, ये क्या है? एक इंडिकेशन है, एक साइन है इविल का, एक बुराई का एक संकेत है। दुर्भाग्य के सिद्धांत इस विश्वास की ओर प्रवृत्त होते हैं कि धन और विशेषाधिकार की अन्य अभिव्यक्तियां संकेत या बुराई के संकेत। ठीक, तो मतलब कि जो भी आपके पास विशेष अधिकार है या धन है, वो सब क्या है? बुराई का संकेत है। ठीक, तो ये दुर्भाग्य यानी कि मिसफॉर्च्यून का ये मानना होता है। ठीक, थ्योरिसीज ऑफ मिसफॉर्चून जो होती हैं, दुर्भाग्य के जो सिद्धांत होते हैं, वो ये चीज मानते हैं कि आपके पास अगर वेल्थ है, प्रिविलेज है, धन है, विशेषाधिकार है, तो ये जो है बुराई का प्रतीक है, ये साइन ऑफ इविल। ठीक, और जो फॉर्चून एनालिसिस है वो ये मानती है कि आपके पास अगर पैसा है, वेल्थ है और धन है, विशेषाधिकार है, ठीक, तो ये साइन है आपके ब्लेसिंग, मतलब कि गॉड गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ठीक, और आप इसीलिए डिजर्व करते हैं ये चीजें, आप उसके योग्य हैं। ठीक, गॉड मतलब गॉड का एक आशीर्वाद है आपके ऊपर, इसीलिए आपके पास पैसा है, विशेष अधिकार। ठीक, इन कंट्रास्ट थ्योरिसीज ऑफ फॉर्च्यून emphasize that the notion that privilege are a blessing and are deserved। ठीक, तो प्रिविलेज जो है ब्लेसिंग है, और वो उस आदमी, जिस आदमी को वो प्रिविलेज या पैसा मिल रहा है या वेल्थ मिल रही है, वो क्या है? उसके योग्य है, इसीलिए उसको मिल रही है। ठीक, इसके विपरीत भाग्य के सिद्धांत इस धारणा पर जोर देते हैं कि विशेषाधिकार एक आशीर्वाद है और योग है, मतलब कि ये विशेष अधिकार जो है एक आशीर्वाद है, जो इसके योग होता है उसको ये चीजें मिलती है। ठीक, तो मिसफॉर्च्यून और फॉर्च्यून एनालिसिस ये है। मिसफॉर्च्यून थ्योरिसीज ऑफ मिसफॉर्च्यून ये मानते हैं कि आपके पास अगर पैसा है, धन है, विशेष अधिकार है, प्रिविलेज है, तो ये सब जो है साइन ऑफ इविल है, बुराई के संकेत हैं कि आप बुरे हैं, इसीलिए आपको ये सब चीजें दी गई हैं। और थ्योरिसीज ऑफ फॉर्च्यून ये मानते हैं कि आपके पास पैसा है, वेल्थ है, प्रिविलेज है, विशेष अधिकार है, धन है, तो ये सब जो है संकेत है कि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है, भगवान का आशीर्वाद है, और आप उसके वे योग्य हैं, उसको आप डिजर्व करते हैं, इसीलिए आपको वो चीजें मिली। ठीक, उसके बाद आता है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी में मैक्स वेबर ने क्या बताया है? समाज का स्तरीकरण। Weber introduced three independent factors that forms his theory of stratification hierarchy। तो उन्होंने तीन इंडिपेंडेंट फैक्टर की बात की है जो उनके थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में काम आते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मतलब बताए गए हैं। तो तीन फैक्टर हैं जिसके बेस पे सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, ये मैक्स वेबर का मानना है। वेबर ने तीन स्वतंत्र कारकों का परिचय किया जो उनके स्तरीकरण पदानुक्रम के सिद्धांत का निर्माण करते हैं, मतलब कि जो समाज में स्तरीकरण है वो इन्हीं कारकों की वजह और इन्हीं तीन कारकों की वजह से होते हैं। और ये तीन कारक कौन कौन से हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है, तो कारक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कारक हैं क्लास, स्टेटस एंड पावर, वर्क, स्थिति और शक्ति। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है वेबर से रिलेटेड, कि वेबर हमेशा जो है
क्लास स्टेटस और पावर की बात करते हैं, वर्क स्थिति और शक्ति की बात करते हैं। तो क्लास क्या है? क्लास इज पर्सन्स इकोनॉमिक पोजीशन इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में एक आदमी की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, वो उसके क्लास को डिसाइड करती है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो अपर क्लास में आ जाएगा, ठीक। मोर वेल्थ, अपर क्लास, ठीक। लेस वेल्थ, लेस या मीडियम वेल्थ जो भी कह सकते हैं, तो वो मिडिल क्लास में आ जाएगा। लेस और नो वेल्थ, ये लोअर क्लास में आ जाएगा। तो आपके पास वेल्थ कितनी है, इस बेसिस पे आपकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है सोसाइटी में, इस बेसिस पे आपकी क्लास डिसाइड होती है। इस बेसिस पे आपका वर्क डिसाइड होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है किसी समाज में। किसी समाज में एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है, वो उसके वर्क को बताता है। अगर उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो वो ऊंचे वर्ग से संबंधित है। अगर उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन काम चलाऊ है तो मध्य वर्ग में आ जाएगा। अगर उसकी स्थिति बहुत खराब है तो वो निचले वर्ग में आता है, ठीक। इसके बाद आता है स्टेटस। स्टेटस इज अ पर्सन प्रेस्टीज, सोशल ऑनर और पॉपुलैरिटी इन अ सोसाइटी। एक स्थिति एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मतलब कि उसकी अपनी इज्जत क्या है सोसाइटी में, सामाजिक सम्मान उसको कितना मिल रहा है, सोशल ऑनर कितना लोग उसको उसकी इज्जत कितना ज़्यादा कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मतलब अधिकार कितना मिला हुआ है, कितना वो पॉपुलर है, कितना लोकप्रिय है समाज में, वो उसके स्टेटस को बताता है। एक आदमी के पास पैसा ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका स्टेटस अच्छा ना हो। एक पैसा है तो स्टेटस तो अच्छा होगा ही, लेकिन पैसा अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका स्टेटस अच्छा ना हो सकता है वो अपर स्टेटस से ताल्लुक़ रखता हो लेकिन लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, ठीक। तो अपर स्टेटस मतलब कि उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके कुछ ऐसे कर्म है, उसके ऐसे कुछ काम है जिसकी वजह से लोग जो है उसको इज्जत देते हैं, उसका सोसाइटी में उसका एक प्रेस्टीज है और लोग उसका आदर करते हैं, पॉपुलर है सोसाइटी में, ठीक। तो ऐसे लोगों का जो है स्टेटस सोसाइटी में अच्छा होता है और वो अपर स्टेटस से संबंधित होते हैं। तो अपर स्टेटस लोअर स्टेटस हो सकता है सोसाइटी में, समाज में। स्थिति एक व्यक्ति प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान या समाज में लोकप्रियता, ठीक। तो एक व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा क्या है, समाज उसको कितना सम्मान देता है या समाज में वो कितना लोकप्रिय है, ये उसकी स्थिति को बताता है, ठीक। उसके बाद आता है पावर। पावर इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू गेट हिज वे डिस्पाइट द रेजिस्टेंस ऑफ अदर, ठीक। शक्ति एक व्यक्ति दूसरों के प्रतिरोध के बावजूद अपना रास्ता पाने की क्षमता है। मतलब कि पावर क्या है, जब किसी आदमी के पास पावर हो तो चाहे लोग भले ही उसके खिलाफ हों लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है, ठीक। वो अपने इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल कर लेता है। जैसे कि आपने अगर विलेज एरिया में देखा हो, ठीक, जो प्रधान होते हैं उनके पास पावर होती है ना, तो वो अपनी उनके पास एबिलिटी होती है कि वो जो है लोगों के रेजिस्टेंस के बावजूद जो है अपना पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं। उनके पास ये एबिलिटी होती है, ठीक। अपनी शक्ति, उनके पास इतनी शक्ति होती है कि लोग भले ही उनका विरोध करते हैं। विरोध मतलब ऐसा नहीं कि सामने से आके विरोध करना, लोगों को पसंद नहीं होता है लेकिन जो वो कहता है वो करते हैं क्योंकि उसके पास वो शक्ति होती है, वो पावर होती है, ठीक। तो पावर किसी भी सोसाइटी में हो सकती है, शहरों में भी होता है, जो एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इन सबके पास पावर होती है आपके ना चाहते हुए भी आपको। जैसे कि मतलब बुलडोजर का अगर एग्जाम्पल दें तो लोगों को घर गिरा रहे हैं, लोगों को घर गिरा रहे हैं मतलब कि लोग तो नहीं चाहेंगे ना कि उनका घर गिरे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या पॉलिटिकल पर्सन है उसके पास ये पावर है कि वो एक आदेश देता है तो ब्यूरोक्रेट जो है उसके घर को गिरा देते हैं।
हालांकि जो पर्सन है जिसका घर गिराया जाता है वो जाहिर सी बात है वो रजिस्ट करेगा इस चीज को और उसका प्रतिरोध करेगा, ठीक। लेकिन उसके बावजूद आप ये ऐसा कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि आपके पास पावर है। तो ऐसे सोसाइटी में तीन स्टेटस, तीन तरीके के जो है स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं। एक क्लास के बेसिस पे होता है, एक स्टेटस के बेसिस पे होता है और एक जो है वो पावर के बेसिस पे होता है। कार्ल मार्क्स इनके विपरीत जो है ये कहते हैं कि जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो सिर्फ क्लास के बेसिस पे होता है। लेकिन मैक्स वेबर का कहना ये है कि ये तीन तीन फीचर्स की वजह से जो है तीन फीचर के बेस पे जो क्लास जो समाज होता है, जो सोसाइटी होता है, उसका स्ट्रेटिफिकेशन होता है। वो क्या है? क्लास, स्टेटस एंड पावर, ठीक। शक्ति, वर्ग और स्थिति के बेस पे समाज का स्तरीकरण होता है। क्लास को उन्होंने क्या कहा है? क्लास हैज लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल। क्लास को उन्होंने क्या कहा है? ये लाइफ चांसेस या लाइफ स्टाइल। क्लास एज लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल। जैसा मतलब लाइफ चांसेस मतलब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो बहुत ज्यादा आपके लाइफ जीने के बहुत ज्यादा चांसेस है। चांसेस मतलब कि आपके पास सारी चीजें, सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटी होती है जिसकी वजह से आपका लाइफ चांस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। और लाइफ स्टाइल मतलब आपकी स्टाइल जो है बहुत अच्छी हो जाती है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छे लग्जरियस लाइफ आप जीने लगते हैं। तो इसी को उन्होंने क्या कहा है? क्लास एज लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल। तो कार्ल मार्क्स जो है और मैक्स वेबर जो है ज्यादातर चांसेस, लाइफ चांसेस और स्टाइल का वर्ड यूज करते हैं। ये सब चीजें क्या है? उनका की पॉइंट होता है। अगर लाइफ चांस और लाइफ स्टाइल किसी भी डेफिनेशन या किसी भी क्वेश्चन में देखते हैं और नीचे वेबर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आप जो है अगर वेबर पे टिक करते हैं तो ज्यादातर चांस होता है तो आंसर सही होगा, क्योंकि ये उनका की पॉइंट है। जीवन संभावना या जीवन शैली। जीवन संभावना मतलब आप अच्छे वर्क से संबंधित हैं तो आपकी जीवन की संभावना अच्छी होगी, आपकी जीवन की शैली अच्छी होगी। निचले वर्ग से संबंधित हैं तो आपकी जीवन की संभावना बहुत खराब होगी और आपकी जीवन शैली भी बहुत खराब होगी। अच्छे वर्ग से हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा मतलब आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं, आपकी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मतलब लग्जरियस लाइफ होती है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपकी स्टाइल भी अच्छी होती है, ठीक। कपड़े अच्छे पहनेंगे आप, ठीक, जूते अच्छे पहनेंगे, ये सब क्या है? लाइफ स्टाइल में आपकी आ जाती है। और कास्ट को क्या उन्होंने कहा कि कास्ट जो है वो स्टेटस ग्रुप, ठीक। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि कास्ट को उन्होंने स्टेटस ग्रुप क्यों कहा। जाति एक स्थिति समूह है, क्लास जो है वो लाइफ चांस और लाइफ स्टाइल है, लेकिन जाति जो है क्या है? वो एक स्थिति समूह है, स्टेटस ग्रुप है। एक ब्राह्मण है मान लेते हैं, ब्राह्मण है और एक जो है शूद्रा है। अब शूद्रा जो है वो सबसे निचले कास्ट से संबंध रखता है और ब्राह्मण जो है वो सबसे अपर कास्ट से संबंधित है, ठीक। जाति जो ब्राह्मण की सबसे ऊंची है और शूद्रा की सबसे नीची है। अब इससे अगर आप समझेंगे, हो सकता है कि शूद्रा के पास ब्राह्मण से ज्यादा पैसा हो, लेकिन जो है शूद्रा का स्टेटस कभी भी ब्राह्मण से ऊंचा नहीं हो सकता। ये वर्ण सिस्टम में बताया गया है, ये जाति सिस्टम में बताया गया, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, ठीक। तो ये जाति सिस्टम में ऐसा होता है कि कास्ट जो है वो स्टेटस ग्रुप होता है। ब्राह्मण का स्टेटस हमेशा हाई होगा, भले ही शूद्रा का क्लास हाई हो लेकिन ब्राह्मण का स्टेटस हाई होगा, चाहे उसका क्लास लो हो या मिडिल, लेकिन उसका स्टेटस हाई हो, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी का क्लास जो है हाई हो तो उसका स्टेटस भी हाई हो, और जरूरी नहीं है कि किसी का क्लास लो हो तो उसका स्टेटस भी लो हो। ब्राह्मण का क्लास लो हो सकता है लेकिन उसका उसका स्टेटस जो है वो कास्ट ग्रुप में हमेशा जो है वो हाई ही रहे, ठीक। इसीलिए मैक्स वेबर ने कहा है कि कास्ट जो है वो स्टेटस ग्रुप है। ये भी आपको आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये अलग अलग पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि क्लास को उन्होंने क्या कहा है, तो लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल कहा है। कास्ट को क्या कहा है, तो कास्ट को उन्होंने स्टेटस ग्रुप कहा है। जाति को एक स्थिति समूह कहा है। तो बुक समझ में आ गया होगा कि जाति को स्टेटस स्थिति समूह क्यों कहा है उन्होंने, ठीक।
तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। जाति संभावना और जीवन शैली, ये उनका की पॉइंट है। ये अगर आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में दिखता है तो मैक्स वेबर में आप टिक कर सकते हैं, जीवन संभावना और जीवन शैली। ये उनका की पॉइंट है, वो याद रखना है। तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। तब तक आपको कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा है तो टाइप कर लीजिए, आप पूछ लीजिए। तो हमने पढ़ा है रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जिसके 4 फीचर होते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के: एफिशिएंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, दक्षता और पूर्वानुमानता, कैलकुलेटेबिलिटी, वर्णनात्मकता, डिह्यूमनाइजेशन, अमानवीकरण। उसके बाद हम पढ़े हैं रेशनलिटी। रेशनलिटी के 4 प्रकार पढ़े हैं। क्या क्या है? प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है, सब्सटेंशियल है और फॉर्मल। प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, सब्सटेंशियल और फॉर्मल। नेक्स्ट आता है रिलीजन में। हमने पढ़ा कि उन्होंने 6 टाइप के रिलीजन की स्टडी की है: हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, ताओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म और जुडाइज्म। रिलीजन को उन्होंने कहा कि रिलीजन लिंक्स इकोनॉमी। एक हिंदुइज्म को अदर वर्ल्डली एसेटिसिज्म और क्रिश्चियनिटी को इनर वर्ल्डली एसेटिज्म कहा है उन्होंने। एक आंतरिक सांतरिक तपस्या ईसाई धर्म या कैल्विनवाद बिलीव करते हैं। ठीक, बाहरी सांस्कृतिक तपस्या जो है ये हिंदुइज्म का फीचर है। इसके बाद हमने प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड कैपिटलिज्म ये पढ़ा। नेक्स्ट हमने थ्योरेसी और सोटेरियोलॉजी ये पढ़ा है। फॉर्च्यून एंड मिसफॉर्च्यून एनालिसिस, भाग्य और दुर्भाग्य विश्लेषण, तो ये सब चीजें हैं। आप लोग पीडीएफ पढ़ रहे हैं ना, जो भी पीडीएफ अपलोड हो रही है, क्योंकि पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास जो है आपको उतनी समझ में नहीं आएगी। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी हमने पढ़ा, जिसके 3 फीचर बताए उन्होंने कि किस बेसिस पे, किस फैक्टर, 3 फैक्टर बताए हैं, 3 कारक बताए हैं कि किस बेसिस पे जो है समाज में स्तरीकरण हुआ है, ये सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है। तो क्लास, स्टेटस और पावर के बेस पे हुआ है, वर्ग, स्थिति और शक्ति के बेस पे हुआ है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी टाइप्स ऑफ क्लास, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है की पॉइंट जो है वो चांसेस हैं, स्टाइल है, पावर है, स्टेटस है, रेशनलिटी है, ये सब जो है मैक्स वेबर के की पॉइंट है। ओके ठीक है, फिर लीव करते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।